नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है सिक्स के सिक्सर का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी होगी, कारोबार से जुड़ी जानकारियां होंगी और खेल के मैदान से लेकर मनोरंजन जगत तक में किन खबरों ने फैला रखी है सनसनी, हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। शुरुआत बिहार की बड़ी खबरों के साथ। अब बड़ी खबर पटना से, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी की जांच को लेकर सियासी मुद्दा गर्माता जा रहा है। जेडीयू की मांग पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आवेदन दिए जाने पर लालू की जमीन और प्रॉपर्टी की जांच कराई जाएगी। नीतीश सरकार नियमों के अनुसार उस पर विचार करेगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विजय सिन्हा से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमीन की जांच की मांग की थी। जेडीयू की मांग पर समर्थन करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध भूमि सौदे के खिलाफ अभियान किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। आपको बता दें कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी खुद विजय सिन्हा संभाल रहे हैं, जिन्होंने आवेदन के आधार पर लालू की संपत्ति की जांच कराने का भरोसा दिया। लगभग 3 हफ्ते पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी करीब करीब यही बात कही थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को रजिस्टर्ड अपराधी बताते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति अब समाज के हित में इस्तेमाल की जाएगी। अवैध संपत्ति पर नीतीश सरकार स्कूल खोलेगी। नीरज कुमार ने सवाल उठाया है कि डिप्टी सीएम जी से आग्रह करेंगे कि लालू यादव के पास भी बहुत सारे अवैध संपत्ति है, उसका भी एक बार जांच करवा दिया जाए। जमीन कोई आवेदन लेकर के जन कल्याण संवाद में आएंगे तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। लालू प्रसाद की जमीन और संपत्ति की जांच कराने की मांग पर बिहार में खूब सियासत भी हो रही है। जेडीयू की मांग पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। रोहतासगढ़ रोपवे की जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके लिए पत्राचार पथ निर्माण मंत्री से क्यों नहीं कर रहे हैं? जमीन माफिया भाजपा से विधायक आवास खाली करवाएंगे, जमीन माफिया जदयू से विधायक आवास खाली करवाएंगे। रीलबाजी से राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने साफ कर दिया है कि माफिया चाहे जमीन पर हो या सत्ता के गलियारों में, कोई नहीं बचेगा। कि लालू प्रसाद यादव जी की जमीन का भी जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे उन पे आरोप है कि वो जमीन लेकर नौकरी देने का काम किए। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव में हार पर महागठबंधन में खटपट शुरू हो गई। बिहार में महागठबंधन की करारी हार पर लेफ्ट पार्टी ने बड़ा बयान दिया। महागठबंधन की हार पर बड़ा बयान दिया गया है। लेफ्ट ने सहयोगी दलों को जिम्मेदार ठहराया। बिना नाम दिए आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा गया। सीपीआई ने बड़े दलों को जिम्मेदार ठहराया। सीट शेयरिंग में महागठबंधन ने एकता नहीं दिखाई। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव गिरीश चंद्र शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया। चुनाव में छोटे दलों ने सहयोग किया, कुर्बानी दी, पर बड़े दलों ने ऐसा नहीं किया। चुनाव में फ्रेंडली फाइट हार का कारण बना, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। महागठबंधन ने जैसी एकता शुरुआत में दिखाई, वैसी एकता सीट शेयरिंग और साझा घोषणा पत्र में देखने को नहीं मिली। पूरी उम्मीद थी कि महागठबंधन जीतेगा, लेकिन कुछ कमियां महागठबंधन से हुई। सीट शेयरिंग अंत तक नहीं हुआ और जिस तरह से एकजुट तरीके से सूची की घोषणा होनी चाहिए थी, बड़े दलों के आपाधापी के कारण वो नहीं हो सकी। छोटे दलों ने पूरा सहयोग किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस गठबंधन की एकता के लिए जो कुर्बानी दे सकती थी उसने दी। और अक्सर विवादों में बने रहने वाले और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने विवादास्पद बयान दिया है। साहू ने बीजेपी की एक सभा में युवक को संबोधित करते हुए कहा कि शादी नहीं हो रही है तो बिहार से करवा देते हैं। गिरधारी लाल साहू ने कहा कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। गुरुवार को अपनी पत्नी और राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की विधानसभा सोमेश्वर में गिरधारी लाल साहू युवा कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते ये विवादास्पद बयान दे रहे थे।
साहू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं, वहां भी अक्सर विवादों में रहते हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की जगह है और समय की पुष्टि नहीं करता है, पर इस मामले ने तूल जरूर पकड़ लिया है। तो नौजवान हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, हाँ तो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएं, घोषणा कर रहे हैं इनकी। और गिरधारी लाल साहू युवाओं को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये विवादित बयान दिया। बयान में महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी को न केवल बिहार की महिलाएं बल्कि पूरे समाज की महिलाओं का अपमान बताया जा रहा है। इस बयान का वीडियो सामने आते ही देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमुना कॉलोनी में सड़क पर थाली बजाकर नारेबाजी की और सार्वजनिक माफी की मांग की। और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया। हरीश रावत ने गिरधारी लाल के बयान को निंदनीय और नस्लीय बताया है। साथ ही इस बयान को लेकर बिहार की बेटियों का अपमान भी बताया। श्रीमती रेखा आर्या के पति ने कहा है? जी जी, ये तो बड़ी गंभीर नस्ली टिप्पणी है, गंभीर नस्ली टिप्पणी है। और बिहार जैसे महान प्रांत, भारत को बनाने में बिहार का बड़ा भारी योगदान है, आज़ादी से लेकर के आज तक। और भविष्य की संभावनाओं का खजाना है बिहार, और वहाँ की महिलाएं, हमारी बेटियां सब हमारी आदरणीय हैं। एक मंत्री के पति के मुंह से इस तरीके की बात अशोभनीय ही नहीं है बल्कि निंदनीय है, और मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं। वहीं महिलाओं पर विवादित बयान पर फजीहत के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने यू टर्न लिया और सफाई दी। वीडियो जारी कर महिलाओं को देवी कहा है। साथ ही गिरधारी साहू ने अपनी जुबान फिसलने के बाद वायरल हुए वीडियो का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ दिया। यहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूँ। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के बयान पर निशाना साधा। रामप्रीत मंडल ने गिरधारी लाल के बयान की निंदा की। रामप्रीत मंडल ने कहा कि गिरधारी लाल के पूर्वज भी बिहार के हैं, अगर उन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया तो कोर्ट में जाएंगे। जो बयान दिए हैं वो बयान बहुत निंदनीय है, और हमारे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर गिरधारी लाल अपने गिरवान में झांकेंगे, देख करके ताकेंगे, तो उनका पूर्वज भी बिहार से हैं। लेकिन गिरधारी लाल का जो बयान, मैं भर्त्सना करता हूं, कंडेम करता हूं। उनको ये बयान देना नहीं चाहिए। हमारे बिहार के लोग अपनी लड़की को कभी दूसरे स्टेट में नहीं भेजते हैं, पत्थर तोड़ के अपना गुजारा बसर करते हैं, अपने बच्चियों का ख्याल करते हैं। और इस तरह के बयान दिए हैं, मेरे पूरे बिहारवासी उनसे सहमत नहीं है। अब मैं इतना कहूंगा, वो अपना बयान को वापस ले, नहीं तो हम लोग जरूर कोर्ट में जाएंगे। और मोतिहारी से बड़ी खबर है, एक बार फिर एक डॉक्टर की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली। मामला जितना थाना क्षेत्र का है।
करीब 1.5 साल पहले प्रसव के लिए एक महिला का ऑपरेशन किया गया था। डॉक्टर संगीता कुमारी ने अपने नर्सिंग होम में ऑपरेशन किया था, बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान जानलेवा लापरवाही कर दी। 25 साल की मरीज उषा देवी के पेट में कैंची छोड़ दी, जिसकी वजह से बीच बीच में महिला के पेट में दर्द होता था, लेकिन दर्द की वजह पता नहीं चल पा रही थी। दवा देकर दर्द को दबा दिया जा रहा था। 2 दिन पहले महिला उषा देवी के पेट में तेज दर्द हुआ और परिजन दूसरे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां एमआरआई करने पर मरीज के पेट में कैंची का पता चला, जिसके बाद दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन कराया गया, लेकिन कैंची निकालते ही महिला की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने आरोपी डॉक्टर संगीता कुमारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत की। डॉक्टर सौरभ गुप्ता और डॉक्टर संगीता कुमारी दोनों साथ बैठता है। उसी में डॉक्टर संगीता कुमारी से ऑपरेशन कराया गया। आज से 1.5 साल पहले एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची 1.5 साल की है अभी। उसके बाद ऑपरेशन कराने के बाद तो बीच बीच में मैंने मरीज जो है बोल रही थी कि दर्द हो रहा है, तो दर्द उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड ही कराकर भी देखी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कोनो रिपोर्ट नहीं बताई कि हाँ उसमें इस टाइप का है। अभी हम लोग अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ कल, तो हम लोग जो है डॉक्टर कमलेश कुमार के नज़दीक पहुँचे दिखाने के लिए। देखे वो रिपोर्ट टेस्ट लिख दिए कि सीटी स्कैन कराइए। सीटी स्कैन हम लोग गए कराने, करा कर ले आए रिपोर्ट, तो कहे कि अरे ये तो डॉक्टर कैंचिए छोड़ दिया है पेटे में। सीटी स्कैन में स्पष्ट। बिहार में नए साल की शुरुआत होते ही नई सरकार में लाखों युवाओं को नौकरी देने की तैयारी तेज हो गई और 31 दिसंबर तक प्राप्त रिक्तियों के आधार पर माना जा रहा है कि इस साल 2,70,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर बहाली होगी, वहीं गृह विभाग में 72,000 और स्वास्थ्य विभाग में 44,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया इस साल पूर्ण होगी। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे को लेकर सरकार की पहल शुरू है और लगातार विभागों में बैठकें चल रही है। वहीं समाज कल्याण में भी 4,600 पद, पंचायती राज विभाग में लगभग 10,000, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,300, जल संसाधन में 4,100, पथ निर्माण में 1,000, नगर विकास में 5,100, भवन निर्माण में 1,500 पदों पर इसी साल बहाली की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 दिसंबर तक रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है, जिसके आधार पर सभी प्राप्त हुए पदों की समीक्षा हो रही है और अलग अलग आयोगों के जरिए विज्ञापन निकाले जाएंगे। और पटना में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने सड़क किनारे और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ आज से स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की है। इनकम टैक्स गोलंबर से पटना हाई कोर्ट तक कार्रवाई की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। पटना में पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दानापुर के खगौल में पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार की रात पुलिस ने जब अपराधी मैनेजर राय को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, तो अपराधी ने भागने के लिए पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और अपराधी घायल हो गया और इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया। घायल अपराधी 2022 में हुई डॉक्टर मोनावर आलम की हत्या समेत लूट और रंगदारी के कई मामलों में वांटेड था। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। तो बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। जो भी अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देंगे, पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। ये बयान बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब पुलिस को आत्मरक्षा में अपराधी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलानी पड़ती है। ऐसे ही स्थिति में आज फुलवारी शरीफ में बनी, जब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस लगातार प्रयास की है कि अपराध में कमी आए। अपराध में कमी आई भी है। आपने प्रेस ब्रीफिंग सुना होगा पटना पुलिस का भी और राज्य पुलिस का भी।
पटना में भी हत्या में 25% की कमी आई है। डकैती, लूट सभी शीर्ष में पटना जिला में कमी आई है। राज्य स्तर पर भी हर शीर्ष में अपराध में कमी आई है। अपराध में कमी से हम संतुष्ट नहीं है, बल्कि हम चाह रहे हैं कि समाज के अंदर कोई भी हत्या का कांड प्रतिवेदित न हो, जो आदर्श स्थिति होगी। हम लोग उसकी ओर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार के गंभीर अपराध न हो, तो आदर्श स्थिति होगी। और धीरे धीरे आप बिहार के अपराध मानचित्र पर यदि नजर डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पिछले 20 वर्षों में लगातार हर शीर्ष में जो पारंपरिक अपराध शीर्ष है उनमें कमी आई है। वैशाली से बड़ी खबर मिल रही, जहां हत्या के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर छपरा का रहने वाला लाल बहादुर राम अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने वैशाली आया था। इसी बीच स्थानीय युवकों की बाइक लाल बहादुर के पैर में लग गई, जिसके बाद विवाद हुआ, जो उस समय शांत हो गया। लेकिन बाद में 10-12 युवकों ने लाल बहादुर को घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। और 2 चाचा गांव के थे, एक अन्य और 6 लोग आए हुए थे यहाँ पे। उनके साथ में जो बाइक हुआ, बाइक चढ़ा पैर पे, विरोध किए ये लोग। उसके बाद वो लोग झगड़ा किए। जिस चाचा समझे को वहाँ पे मामला खत्म हो गया, मामला खत्म नहीं हुआ, बट वो थोड़ा देर के बाद ही लोग के पीछे आए और मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। जब तक मारता रहा तो इनका डेथ ना हो गया। ये लोग पैदल घूम रहे थे। घूमने के क्रम में एक मोटरसाइकिल वाला उसके पैर पर मोटरसाइकिल चढ़ा दिया था, जिसके चलते दोनों पक्षों में तो पहले तो में गाली गलौज हुआ और बाद में जो है मोटरसाइकिल पक्ष के द्वारा जो है कुछ लोगों को बुला करके इसको पूरी तरह से मारपीट किया गया था। मारपीट करने के बाद इनके दोस्त लोग इनको उठा करके इलाज के लिए ले गए और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक की चौथी घटना सामने आई। शरीयतपुर इलाके के खोकन चंद्र नाम के एक हिंदू शख्स को जलाकर मारने की साजिश की गई। जानकारी के मुताबिक खोकन चंद्र को पहले भीड़ ने घेर लिया, फिर उन्हें बेरहमी से पीटा और चाकू से वार करके जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आखिरी पल में व्यापारी खोकन चंद्र ने पास के तालाब में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। यह हमला एक बार फिर बताता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किस कदर तक पहुंच चुका है। জানি না দাদা, এর বিচার চাই। আমার স্বামী নিরীহ, কেউ একটা ঠগাইতে মানুষ না, দোকানদারি করে, বাড়িতে আহে আবার দোকানে যায়, কেউ লগে 670 পানাও করে না। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा और मारपीट की घटनाओं का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के रिश्तेदारों की चिंता बढ़ गई है। किशनगंज के नेपालगढ़ कॉलोनी में आज भी कई बांग्लादेशी हिंदू परिवारों का बसेरा है, जिन्हें 1965 में भारत पाकिस्तान की जंग के वक्त पूर्वी पाकिस्तान में अपने बसे बसाए संसार को छोड़कर भारत आना पड़ा था। हिंदुओं के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद बांग्लादेश से कई हिंदुओं ने पलायन कर भारत में शरण ली थी। ऐसे 67 हिंदू परिवारों को विभिन्न कैंपों में रखने के बाद भारत सरकार ने किशनगंज के रिफ्यूजी कॉलोनी यानी नेपालगढ़ कॉलोनी में पुनर्वासित किया है। आज एक बार फिर से बांग्लादेश में वैसे ही हालात बन रहे हैं, जिसे लेकर 70 वर्षीय शक्ति दत्त पुराने दिनों को याद करते हुए चिंता जता रही हैं और बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हमारे समय तो बांग्लादेश नहीं था, उस समय प्लेन त्रिपुरा का हिस्सा वो था पूर्वी पाकिस्तान। और ये कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट मेरा डिस्ट्रिक्ट है, जो मैं अपने माता पिता से सुनता था कि वो डिस्ट्रिक्ट कुमिल्ला था। और वहाँ इस समय का जो वहाँ का हालत है बांग्लादेश का तो बहुत गंभीर है। उनके लिए जो तकलीफ़ें हो रही है, उन लोगों को जान माल की जो तकलीफ हो रही है वो दूर करें, सरकारी प्रयास करें। यहाँ हमारे भारत सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा। बात मनोरंजन की। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह नए साल पर बिहार से लखनऊ पहुंचे। पवन सिंह नए साल पर मां के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करने
लखनऊ पहुंचे और पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए नए साल की बधाई देते हुए लिखा, हमारा पूरा भोजपुरिया संसार, हमारा हिंदुस्तान हमेशा हंसता रहे। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। खबर अयोध्या से, जहां मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने भगवान रामलला के सामने भजन गाकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। अनूप जलोटा ने कहा है कि राम मंदिर में भजन गाना उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। रामलला के सामने भजन गाकर मैं अपनी बैटरी चार्ज करता हूं और आने वाले 50 सालों तक मैं भगवान के लिए भजन गाता रहूंगा।